जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जनता पिंच। आज हमारे साथ बखरी के समाज सेवी, चर्चित और छवि से प्रसिद्ध श्री राजू कुशवाहा जी से मुलाकात हो रही है और हम इनसे अनेकों सवाल पूछेंगे। बखरी के तमाम ऐसे योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछेंगे और बखरी में क्या क्या आगे हो सकता है और किस चीज़ की कमी है, इस सभी को लेकर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। सूखा नशा का प्रचलन सबसे पहले पंजाब में हुआ जी, पंजाब से ही ये धीरे धीरे करके पंजाब तो मास्टर है ये सब चीज़। हाँ, उड़ता पंजाब, इस पे बहुत तगड़ी फिल्म भी बनी थी। लेकिन आपको अगर जो लोग नशा का आदी है, ठीक है, इसको एकदम एडिक्टेड ही बोल सकते हैं, जिसका छूटेगा नहीं। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा मार्ग लोग खोजता है। बता रहा हूँ, उस समय अभिनंदन जो अपना फाइटर प्लेन जो पाकिस्तान में गिर गया था, तो मैं उस समय वहीं था, जैसलमेर आर्मी कैंप जो है भारत का सबसे बड़ा आर्मी कैंप। हाँ, जैसलमेर पूरा वो रेगिस्तान में ही है। रेगिस्तान पूरा सबसे बड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा है इंडिया का, वहीं था। तो जब लगा कि अब युद्ध हो जाएगा, तो उस कैंप से लगता है कि 200-300 से अधिक आपको तोप निकल के बॉर्डर की तरफ गई थी। आप देखिए, अगर आप बाहर हैं और आप कहीं क्रिटिकल जगह फंस गए हैं तो घरवाला का दबाव तो रहता ही है, लेकिन घरवाला इससे भी सोचते हैं कि ये आर्मी कैंप में है तो वहाँ कुछ नहीं होना है। अब बाहर शहर में बम गोला गिर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन आर्मी अपना बाद में देखती है, पहले लोगों को बचाती है। तो हम लोग श्योर थे अगर वैसा कुछ होगा तो हमको तुरंत सुरक्षित जगह देश के साथ खड़े रहना। हाँ, हम ईमानदारी से काम करें, वो अपना गोल एक सेट करें और उस गोल पे काम करें तो वो सक्सेस होंगे। आप ऑप्शन दो दिए, बेरोजगारी या सोशल मीडिया, तो ज़्यादा बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अब बेरोजगार रहते हैं तभी सोशल मीडिया पे हैं, अगर काम करते रहे तो वो सोशल मीडिया पे नहीं रहें। देखिए, ये समस्या जो है, वही बोले ना, इससे पहले ही बताएं कि आसपास के लोगों को कॉन्शियस रहना होगा। और जहाँ कार्य प्रारंभ होती है, मैं जाता हूँ, सबसे पहले बालू गिट्टी सीमेंट चेक करवा के उसके बाद ही गिराने देता हूँ। एक रोड जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जनता पिंच। आज हमारे साथ बखरी के समाज सेवी, चर्चित और छवि से प्रसिद्ध श्री राजू कुशवाहा जी से मुलाकात हो रही है और हम इनसे अनेकों सवाल पूछेंगे। बखरी के तमाम ऐसे योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछेंगे और बखरी में क्या क्या आगे हो सकता है और किस चीज़ की कमी है, इस सभी को लेकर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो भैया, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल जनता पिंच में। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाकर बकरी की समस्या या फिर आपकी जो भी क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, सबसे पहला यह प्रश्न है, इंजीनियरिंग से समाज सेवी और राजनीतिक तक का सफर आपने कैसे प्राप्त किया? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ स्टोरी होती है। तो नॉर्मल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, 10th के 12th के, फिर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश गए और उसी दौरान जो कोरोना का वेव आया, कोविड-19 जिसको 2020 में लगा। हाँ, 2020 के आसपास कोविड का वेव आया था। उस समय हम गांव आए थे और उसी वेव में हम यहाँ रुके और बहुत करीब से देखे कि पब्लिक की परेशानियाँ क्या क्या है। और आप सत्ता में रहिए, सिस्टम में रहिए, और उसके बाद जो आपका काम अगर पब्लिक आपके पास आती है और वो काम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर देते हैं, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। तो पब्लिक की परेशानी को हम देखें और उसी समय ये निर्णय किए कि यहीं रुक के समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मतलब आप ये टर्निंग पॉइंट आपका कोरोना वेव से ही स्टार्ट हो गया? हाँ, बिल्कुल, कोरोना वेव में ही आए और उसके बाद यहाँ हम अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगे। जैसे आपके पिताजी पहले सत्ता में भी थे, तो क्या मतलब आप अपने पिताजी के साथ निकलते थे ये क्षेत्र भ्रमण करने? जनता का जो समस्या है उनको जब पिताजी सुनते थे, क्या आप वहीं बैठे रहते थे उनकी समस्या को? क्या आप भी, आपके ऐसे जो है कुछ ऐसा क्रिटिकल दृश्य जो आपने चोट पहुंचा हो? ये देखिए, शुरू से मैं पढ़ाई के सिलसिले में मैं बाहर ही रहा, बहुत कम समय यहाँ व्यतीत हुआ बखरी में मेरा कोरोना वेव से पहले। तो पिताजी के साथ बहुत कम रहना होता था। पिताजी के साथ मेरा छोटा भाई रंजन रहता था और मैं बाहर रहता था, तो रहना मेरा लगातार कोरोना के बाद ही हुआ है यहाँ पे बखरी। हाँ। तो भैया, ऐसा कभी मतलब कुछ राजनीति में आने के बाद परिवार के साथ समय देना मुश्किल लगा क्या? अब राजनीति में जब हम आ गए हैं तो परिवार को समय देना फिर मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, 2-3 प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे आपको एक राजनेता, अगर आप ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं
तो आपको पब्लिक ज़्यादा खोजेगी, आपको फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आएंगे, उनकी परेशानियाँ आप तक ज़्यादा पहुँचेगी और आप उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो हमको नहीं लगता अगर आप खा के निकले तो दोबारा आप घर जा पाइएगा। आप रात में ही घर जाइएगा तो फैमिली से थोड़ा सा दूरी बनता है। रात में ही बच्चे के साथ भी समय दे पाइएगा, परिवार के साथ भी समय दे पाइएगा। और डॉक्टर का भी पेशा इसी तरह का है। आपको जो पुलिस विभाग में है उनके साथ भी ये परेशानियाँ होती हैं। तो ये 2-3 प्रोफेशन है, बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है। लेकिन फिर जनता के मन में ऐसा कह रहे, जैसे आप एक शब्द बोले मतलब राजनेता ईमानदार, ऐसा कह रहता है क्या मतलब जो पुलिस है वो भी मतलब घूस लेते हैं, ये करते हैं। राजनेता भी कभी कभी जनता बेईमान कर देती है। मतलब राजनेता कितना भी काम कर दे, अगर अच्छा काम कर दे, फिर क्या जनता संतुष्ट होती है? देखिए, आपको 100% किसी भी प्रोफेशन में आप 100% लोगों को नहीं खुश रखना है। हम भी बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से काम करते हैं, बकरी को सजाने संवारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग हम पे भी सवाल उठाते हैं। आप बात ले लीजिए एज एग्जाम्पल आप नीतीश कुमार जी पुलिस। हमको याद है कि हम करीब 2009-10 में पटना रहते थे। उस समय का पटना और अभी पटना जाइए, दोनों में आसमान ज़मीन का आप अंतर है। भोपाल से पहले पटना भी रहते थे? हाँ, पटना में रहा था। पटना में किस चीज़ का पढ़ाई? 12 किया था मैं वहीं से। वहीं से मतलब +2 वहीं से की? हाँ, वहीं से। और फिर भोपाल भी? 12 करने के बाद होता है कि परिवार के लोग कहते हैं कि आपके फलाना रिश्तेदार ये कर रहे हैं तो वो करो। जी हाँ, हाँ, मतलब तो ये फैमिली प्रेशर भी हाँ, रहता है। फैमिली प्रेशर रहता है और आपका सर्किल जिस हिसाब का रहता है, सभी दोस्त लोग उधर ही जा रहे तो हम भी उधर ही चले गए। और थोड़ा सा मतलब मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। इंजीनियरिंग सेक्टर में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपको अगर नया शहर जाइए वहाँ भी कुछ सीखने को मिलेगा। नया आप डिग्री लीजिए या नया कॉलेज जाइए, जितना ज़्यादा आप घूमिएगा, ट्रेवल में रहिएगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलता है। और इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप अगर शिद्दत से कर लेते हैं तो आपको जीवन जीने में कभी कठिनाई नहीं होती। वहाँ आप सीख जाइएगा। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग थे। हाँ, नीतीश कुमार जी जी, थे। सुशासन बाबू के नाम से। तो क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार का विजन क्या था? नीतीश कुमार का विजन तो अब तो वो सत्ता त्याग दिए, उनका विजन तो आपको दिख रहा है। आप पटना कभी जाइए तो आपको दिखेगा कि किस तरह का विजन है। अभी पटना छोड़िए, अब आप गांव में आइए, जिस आप नगर के लिए योजना लाए, नगर सरकार भवन, पंचायत की लाए, पंचायत सरकार भवन, 7 निश्चय लाए। इसमें गली गली सड़क बनानी थी, नाली बनानी थी, नल जल का योजना पहुंचाना था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाया जिससे गरीब लोग को जीवन यापन के लिए राहत मिला। हाँ, राहत मिला। बहुत सारी योजनाएं थी उनकी। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी को मतलब ऊपर से प्रेशर था सत्ता से हटाने का, या नहीं। उनका उम्र के देखते हुए? नीतीश कुमार जी को जितना हम जानते हैं, जो मेरा समझ है अभी तक, उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। उन पे प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करता था। मतलब राजनीति के चाणक्य हैं वो? हाँ, ऐसा कहा उन बात पे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता है। वो अपने मर्जी से सत्ता छोड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उम्र भी बहुत हो गई थी, उम्र के लिहाज से भी मतलब। हाँ। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री सम्राट चौधरी, क्या वो बिहार को, जैसे वो बोल रहे हैं बिहार के दूरदर्शी, वो बिहार को एक दूरदर्शी तौर पे देख रहे हैं, क्या लगे धरातल पे उतरेगा उनका इस प्रकार का सब योजना? ये तो देखने वाली बात है। अब 1 महीना 2 महीने में आप ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा। उनकी जो घोषणाएं हैं, अभी जो एक सहयोग शिविर करके लगा रहे हैं कि सरकार आपके द्वारा, उसमें ये लाए हैं, उसमें कार्य योजनाएं हैं कि जो भी आपकी समस्या है, अभी नगर के द्वारा भी सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। हर मंगलवार को लगना है बकरी नगर में, वार्ड वाइज। उसमें क्या उनका गाइडलाइन, मुख्यमंत्री महोदय का गाइडलाइन है कि आपके पास जो भी समस्या है आप वहाँ आवेदन कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से जाइए, या जब शिविर लग रहा है तो वहाँ जाइए। तो 30 दिन में उस समस्या को सॉल्व करके रिपोर्ट करना है मुख्यमंत्री जी। ये एक अच्छा पहल है। उसी तरह से उनका टाउनशिप का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। अगर वो 5 साल सत्ता में रहे, 4 साल रहे मुख्यमंत्री के पद पे, तो आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। अभी ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं। हाल फिलहाल 2-3 ही महीना हुआ। आप शिक्षा विभाग को किस नज़र से देख रहे हैं? बिहार का जो शिक्षा भारत में आए दिनों पेपर लीक हो रही है। कल मद्य निषेध का एग्जाम था, कहा जा रहा है मतलब ट्रेन लेट होने से कई बच्चे, जैसे बिहार में है मद्य निषेध का, तो उसका सेंटर 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर दिया गया। इस पे आपका क्या राय है? पेपर लीक पे भी आप? देखिए, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आपका नीट का ले लीजिए, नीट का पेपर लीक हो गया।
और इसमें हमारे देश के नेताओं को बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। एक स्टूडेंट आपको 10th किया, 10th के बाद 12 में गया और 10th पास करने के साथ ही वो नीट का तैयारी करने लगता है। हमको इस प्रोफेशन में जाना है और नीट का तैयारी अगर ईमानदारी से कीजिएगा तो मिनिमम 4 साल लगेगा आपको अच्छे से मतलब अच्छा नंबर लाने के लिए। 500 प्लस नंबर लाने के लिए आपको 4 साल तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है आप में तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन 4 साल बच्चा मेहनत किया, किस परिस्थिति में उनके पिताजी माताजी कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पर अगर नेता लोग चाहें, ऊपर के पदाधिकारी चाहे तो कभी भी पेपर नहीं लीक। अभी आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि बिहार का ही चुनाव, आपको 19 के दशक में बूथ कैप्चरिंग होता था। कुछ दबंग टाइप के लोग होते थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे, बूथ कैप्चरिंग करके सत्ता में आ जाते थे। तो सरकार ने चाहा तो बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई। यहाँ आप बंगाल का बात कीजिए, बंगाल में कितनी हिंसा होती। केंद्र सरकार चाहे सीआरपीएफ का टुकड़ी उतार दी, कहीं भी कुछ भी हुआ। फिर चुनाव अगर सरकार चाहे पेपर लीक नहीं होगा। यहाँ मानसिकता की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। और आपका इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाए वो मैटर नहीं करता। अगर बच्चे के भविष्य का खेल लीजिएगा तो आपका देश 5 साल पीछे चला जाएगा। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देश के नीति निर्माता, बच्चे देश के नीति निर्माता है, बच्चे देश के भविष्य हैं, उस पर बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है इस प्रकार का बयान भी आता है शिक्षा मंत्री जी पर, या पेपर ही लीक हुआ है, कोई बड़ा बात तो है नहीं, लाइक एज बिग भी, मतलब ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इस पे क्या कहिएगा? इस एक स्टेटमेंट, अगर जितने बड़े पद होते हैं उस पद पे जाने के बाद एक स्टेटमेंट का काफ़ी है उनको डाउन टू फॉल लाना। क्या पता है, शिक्षा मंत्री जी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। अगर उन्हीं के घर के बच्चे तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाए तो वो एक बार अपने बच्चे से, घर के बच्चे से ही पूछ ले कि बेटा पेपर लीक हो गया, तुमको फिर से तैयारी करना है। बच्चा का आधा मनोबल वहीं से डाउन है। जब आप तैयारी करते थे उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था पेपर लीक में? पेपर लीक तो ये सब दिन का समस्या है, होता है। पेपर लीक तो सब दिन से होता है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो उसको तुरंत रोकेगा। आपका कभी ऐसा अनुभव जो आप तैयारी कर रहे एग्जाम देने के पता चला 2-3 दिन बाद पेपर लीक? हाँ, ये हुआ था जब शुरू में लगता है शिक्षक बहाली जो आया था सबसे फर्स्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू, उस समय ही पेपर लीक हुआ था। वो एग्ज़ाम हमने भी दिया था, लेकिन वो पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा हम एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे उसी। आपको कभी ऐसा लगा कि बैड एक्सपीरियंस, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे भोपाल या पटना में, तो आप एग्ज़ाम दे के गए, पता चला 2-3 दिन बाद पेपर लीक? ये तो देखिए, आपको ये हर स्टूडेंट का पीड़ा है, हर स्टूडेंट का दर्द है कि आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने गए, पता चला पेपर लीक। हमारे साथ तो हुआ ही है। ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, सबके साथ। अभी डिजिटली आ गया, कभी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। ऐसा कभी आपके साथ किसी एग्ज़ाम को आप फेस किए हैं, पता चला उसका पेपर लीक हो गया? हुआ आपको एक बार जो बताए ना, शिक्षक का एग्ज़ाम निकला था, वो मैं बोल रहा हूँ कौन सा ईस्वी में था। मैं गया था पेपर देने, पेपर दे के आए, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया है। उस समय का एक्सपीरियंस क्या, मतलब वो बहुत ख़राब फील होता है कि तैयारी करके आए, अब होता क्या है, मनोबल टूट जाता है। हाँ, मनोबल आपका टूट जाएगा और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। आप तैयारी करके फुल तैयारी में जाइए और उसके बाद पता चले पेपर लीक हो गया तो मनोबल ही डाउन हो जाता है। फिर बाद में अगर आपको रिशेड्यूल करता है एग्ज़ाम डेट को, फिर आप उस इच्छा शक्ति से आप नहीं पढ़ पाइएगा। एक और बात है सर, जैसे आप इतने बखरी नगर परिषद में एक चर्चा का विषय है राजू कुशवाहा, बहुत चर्चित हैं आप, आपका चेहरा अगर सामने आता है तो 10,000 सवाल खड़े होते हैं। और आप ऐसा भी हमने देखा है, आप अगर बाहर निकलते हैं किसी आयोजन में भी, किसी प्रोग्राम में, वहाँ आपको दर्शक और भीड़ घेर लेती है। ऐसा चर्चित फेस की मतलब कब तक बनने में लगा, या इतना ऐसा कहें? नहीं, देखिए, हम बताएं कि आपके फेसबुक पे भी बहुत अच्छा फॉलोअर है, आप एक रील डालते हैं वो हज़ारों में चल जाता है। नहीं, देखिए, ये सब तुरंत नहीं होता है, ठीक है। और ये जो
समाज सेवा का ऐसा क्षेत्र है, समाज सेवा ऐसा क्षेत्र है, ऑलमोस्ट ये कहें कि ये हमारी जो धरती है, ठीक है, एक किसान अगर खेती करता है तो आप मान लीजिए कि 10 कट्ठा भूमि है, जी 10 कट्ठा भूमि में वो 5 केजी गेहूँ लेता है, उसका बीज छींट देता है, वो 1 कट्ठा में 2 मन 2.5 मन होता है। उसी तरह से ये हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, ये सामाजिक धरती है, आप जितना प्यार दीजिएगा आपको उससे आपका समाज उससे आपको डबल ट्रिपल करके देगा। आप एक समस्या सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद 4 समस्या आपके पास आएगा, भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, सॉल्व कीजिए। आप बस किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप मीडिया जगत में हो या फिर आप डॉक्टरी लाइन में हो या राजनेता हो, अगर ईमानदारी से काम कीजिएगा, अपनी जवाबदेही को समझिएगा तो आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा। बस कोई भी क्षेत्र हो, आप ईमानदारी से काम कीजिए, आप समस्या सॉल्व कर देते जाइए, आपको नया समस्या आते जाएगा और आप उसको सॉल्व कीजिए ईमानदारी से। हम भी वही करते हैं कि जिस दिन लगता है 10-20 समस्या नहीं आए तो लगता है आज मेरा खाना व्यर्थ हो गया। तो जितनी ज़्यादा समस्या का सॉल्व कीजिएगा उतनी ज़्यादा समस्या आपके पास आएगी। आपके पास खाने का समय नहीं रहेगा, आपके पास परिवार के साथ बैठने का समय नहीं रहेगा, लेकिन बशर्ते आप ईमानदारी से काम करें। तो हम ईमानदार अपना होना बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो लोग की इच्छा है, लोग का प्यार है, हमें मानते हैं। ऐसा पता चला है कि आप नौकरी भी करते थे पहले। हाँ, किया हूँ। 2012 से 16 में मैं कॉलेज में था। कॉलेज के बाद दिसंबर महीने में मेरी शादी हुई। दिसंबर में? हाँ, दिसंबर 2016 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद कुछ दिन मैं रहा, उसके बाद मैं जॉब पे चला गया। 10 साल मतलब खुशहाल पूर्वक बीता है। आज लगा 26 है, 10 साल तो हो गया है। हाँ, 10 साल, अब दिसंबर में 10 साल होगी। शादी का अनुभव ठीक ठाक है? मतलब कभी ऐसा नोक झोंक? देखिए, अब शादी जो है, कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। नहीं, कहा हमारे युवा बहुत परेशान है। अभी के समय में अधिकांश युवा बहुत परेशान रहते हैं शादी को लेकर। देखिए, शादी जो है वही है कि जो करे वो भी परेशान है, जिसका नहीं हो रहा है वो भी परेशान है। तो शादी के बाद का जो लाइफ एज ए बैलगाड़ी की तरह है कि आपको परिवार में, वाइफ में और आप जिस भी सेक्टर से उस सब में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। शुरुआत के दिनों में शादी का 6 महीना 1 साल बड़े अच्छे से बीतता है, फिर नोकझोंक शुरू होती है, वो सबके जीवन में होती है। वीडियो का भाभी भी देखेगी इसलिए थोड़ा नहीं, मैडम देखेगी। देखिए, फिर एक समय ऐसा आता है कि साल भर आपका बहुत अच्छा बीतेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत नोकझोंक शुरू होगा और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बीतने के बाद या तो आप उसमें ढल जाइएगा, वो आप में ढल जाएगी। तो बैलेंस बना के। फिर बैलेंस बन जाता है तो बहुत अच्छे से चलती है हमारी लाइफ, तो भी बहुत अच्छे से चल रही है। और आपकी होगी तो आपको विशेष हमारी होगा। समय है, हमारी अभी। तो हम थे वहाँ, आप नौकरी, एक जगह आप नौकरी कर रहे थे कहीं। मैं शादी के बाद लगता है 1 साल बाद में गया नौकरी पे। हमारे दोस्त लोग थे तो हम लोग वहीं गए, राजस्थान। राजस्थान में कंपनी, एक गुरमुख दास करके कंपनी है, अनिल भवानी जिनके डायरेक्टर हैं, उसको फाउंडर मेंबर भी कहा मान लीजिए आप। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में आपको राजस्थान का ही एक जगह है जेसाई। उसके बाद फिर इसी कंपनी में काम के सिलसिले में गुजरात भी गया, गुजरात के गांधीनगर गया, अहमदाबाद गया, सारे शहरों में घूम के काम किया। कुछ उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। हाँ, क्या देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैं बिताया हूँ जैसलमेर में समय। जैसलमेर में, तो जैसलमेर में जब मैं था तो उस समय मैं उस समय का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उस समय अभिनंदन जो अपना फाइटर प्लेन जो पाकिस्तान में गिर गया था, तो मैं उस समय वहीं था जैसलमेर। आर्मी कैंप जो है
भारत का सबसे बड़ा आर्मी कैंप। हाँ पूरा, जैसलमेर हाँ जी, पूरा वो रेगिस्तान में ही है। रेगिस्तान पूरा सबसे बड़ा है वो। हाँ सबसे बड़ा है इंडिया का, वहीं था। तो जब लगा कि अब युद्ध हो जाएगा, तो उस कैंप से लगता है कि 200-300 से अधिक आपको तोप निकल के बॉर्डर की तरफ गई थी। आप आर्मी कैंप में काम करते थे? हाँ उसी के अंदर जी। कंपनी का प्रोजेक्ट था, तो मैं उसमें वहीं था। तो दिन भर सारे लोग काम छोड़ के हम लोग टैंक ही गिन रहे थे, कितना टैंक निकल रहा है। न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस दिन टैंक निकली, उसके अगले दिन अभिनंदन को छोड़ दिया गया। सारा टैंक बॉर्डर पे लग गई थी। वहाँ से बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर हमको लगता है 70-80 किलोमीटर का फासला होगा, और वो हमारा कैंप करीब करीब लगता है 60 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ था। तो बहुत नज़दीक थे हम लोग वहाँ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आया क्या, मतलब भारत सरकार पे, या मतलब नहीं छोड़ा जा सकता है अभिनंदन को? नहीं, उस समय तो उस समय का केंद्र सरकार तो सीधा था कि दबाव में ले आई पाकिस्तान को। अगर वो अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो इंडिया अटैक कर देता। और अंदर का जो माहौल था, जो हमने देखा है वहाँ, तो मतलब फुल तैयारी में ही पूरा बटालियन निकल गई थी, बॉर्डर की तरफ कूच कर गई थी। अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत अटैक करके ले आता, ऐसा मेरा मानना है। घर से कोई प्रेशर भी, जैसे जैसे न्यूज में चल रहा है युद्ध होगा, आप वहाँ पे हैं, घर पे ऐसा प्रेशर क्या घर आ जाओ? हैं और आप कहीं क्रिटिकल जगह फंस गए हैं, तो घर वाला का दबाव तो रहता ही है। लेकिन घर वाला इससे भी सोचते कि ये आर्मी कैंप में है तो वहाँ कुछ नहीं होना है। अब बाहर शहर में बम गोला गिर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन आर्मी अपना बाद में देखती है, पहले लोगों को बचाती है। तो हम लोग श्योर थे अगर वैसा कुछ होगा तो हमको तुरंत सुरक्षित जगह हम लोग को तुरंत सुरक्षित। फिर आप हम बताए ही, कोरोना काल में जब यहाँ आए, यहाँ के लोगों की समस्या को देखे और लगा कि ये सब समस्या हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहीं रहने का मन बनाए और यहीं रह गए। ये कोरोना काल के बाद ही मेरा मन बदला है, पहले मेरा कोई इंटेंशन नहीं। पिताजी के साथ रहना, जन संवाद को सुनना, वही एक चुनौती। नहीं, पिताजी के समय मेरा बहुत कम समय बीता है। पिताजी के समय मेरा छोटा भाई रंजन पिताजी के साथ समाज सेवा में रहा है। हम आए हैं तो सब लोग पे लोड थोड़ा कम हुआ है। आपको पता है बखरी नगर परिषद के आप सबसे नहीं, बस आप काम कीजिए। हाल फिलहाल में तो आप जैसे नदेल, विक्रम नदेल, और सेक्स रैकेट चलता था, आपने उसे भी बंद करवाया। क्या ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा क्या, मतलब वोट बैंक है या कभी जान पे खतरा, कुछ ऐसा? तो लदेल घाट वाला जो इंसिडेंट था, हमको डेट सही से याद है। 6 दिसंबर को एक लड़की नदेल घाट से भागी थी। उसका उम्र 13 साल था। वो लड़की सीतामढ़ी की थी। भाग के वहाँ चैती दुर्गा मंदिर है। चैती दुर्गा मंदिर के सामने एक चाय का दुकान है, वहीं पे वो बच्ची गई थी भाग के, कि कुछ बुजुर्ग लोग को बोली कि हमको बचाइए। तो बुजुर्ग लोग कहीं खेत में उसको छुपा दिए, और वो फ़ोन वहीं से वो बुजुर्ग लोग हमको किए कि ऐसा ऐसा बात है, आइए। हम गए तो लड़की का बयान लिए, उसकी आप बीती सुने, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करके हम पुलिस को लड़की को सौंप दिए। उसके बाद लड़की बहुत सारा बात बताई, तो हमने आसपास के गांव में जो इससे प्रभावित हैं, सभी गांव में घूम के हमने लोगों को मोबिलाइज किया कि इसको बंद किया जाए। हालांकि मेरा वो अभियान सफल नहीं हुआ, 1 महीना ही बंद रहा। अभी फिर से चालू है। फिर से चालू हो गया? हाँ, फिर से चालू है। आप कभी कैमरा लेके जाइए, आपको पता चलेगा। वो अभियान फिर से चालू है। सभी गांव वाले के सामने वो रेड लाइट एरिया के लोग बोले कि आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, समाज के मुख्य धारा में रहेंगे। और वो हमको लगता है डेट 26 या 28 को हम लोग बैठक किए थे वहाँ, तो लदेल घाट पे ही करीब 1000 से अधिक ग्रामीण थे चारों तरफ के। और ग्रामीण का मुँह ऐसा था कि पूरा मोहल्ला को तोड़ के ही हटा दिया जाता। लेकिन वो लोग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हम लोग ये धंधा छोड़ देंगे। तो धंधा वो लोग, एक क्षेत्र के लिए बिल्कुल शर्म की बात तो है ही। अभी देखिए उस क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं वहाँ, उसका लड़की का शादी होना मुश्किल है। उस जगह का नाम सुनता। और इसमें देखिए, हम जितना मेरा 100% प्रयास हुआ, हमने 100% प्रयास किया कि ये रुके। हमारा भी एक दायरा है, राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोग, एक दायरा है। हमने दायरा में रहकर भरसक प्रयास किया कि ये बंद हो जाए। अब कानून हाथ में ले नहीं सकते हैं। हम लोगों ने पत्राचार किया, बिहार डीजीपी विनय कुमार से मिलकर हमने वो आवेदन दिया था
कि जहाँ ये इस तरह की घटना होती है। संयोग से वो बेगूसराय एसपी रह चुके थे। वो बोले लदेल घाट पे तो हम भी एक लड़की को 2 बार रिकवर किए थे, वहाँ से हटा के दरभंगा की लड़की थी, वो उसको हम घर पहुँचाए थे। तो एसपी साहब को निर्देश दिए थे कि स्पीकर पे फ़ोन था कि उस घर सील करो और उस घर को सील करते हुए डिमोलिश करो, तो फिर जेसीबी चलाओ। हमने पत्र दिया, उसके बाद भी हमने पत्र लिखा, बेगूसराय एसपी को भी लिखा है, डीजीपी साहब को भी हमने मेल किया, लेकिन प्रशासन उदासीनता। लेकिन आपने जो बोला बुलडोजर चलेगा घर से, बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन घर सील किया गया। क्या भी मतलब? नहीं, वो घर अभी भी बंद है। वो घर बंद है जिस घर से वो लड़की भागी, उस घर को सील कर दिया गया। बुलडोजर चलाना क्या लग रहा है, क्या सही होगा? हाँ, आप क्या चला ही देना चाहिए जब उस घर सील ये है? तो प्रशासन का काम है। अब प्रशासनिक ये सवाल आप प्रशासन से पूछिए। हम लोग जितना हुआ, हम सलौना के ग्रामीण थे, बहुत सारे ग्रामीण, अब मैं नाम बताऊंगा। वहाँ के कमलू दादा थे, लक्ष्मी शर्मा थे, बलराम स्वर्णकार थे, पवन चौधरी थे, आसपास के ग्रामीण आपको नीलेश जी थे, उधर आप राम प्रवेश मुखिया जी भी थे, सब तरफ के लोग थे। आपको महादेव चक, आपको उधर चखम्मीर, मिनी नदेल, सलौना, हर तरफ के लोग वहाँ एकजुट थे। लेकिन उसके बावजूद भी चल गया तो कहीं ना कहीं उसको बैक सपोर्ट मिल रहा है, प्रशासन से मिले या किसी और से मिले, बैक सपोर्ट है तभी तो वो चालू कर रहा है ना। ये तो बात लग रहा है कुछ बड़ा खिचड़ी है। हाँ, उसके पीछे एकदम एक बड़ा हाथ है। क्या लग रहा है इस प्रकार का अभी जैसे जाने क्या फिर से स्टार्ट है? तो आगे कोई आक्रोश मार्च या फिर से कोई बैठक होगा फिर से उसको बंद कराने का? नहीं, अब मेरा ऐसा मानना है, हम वहाँ ऑन माइक बोले थे कि हम अगली बार यहाँ बैठने नहीं आएंगे। पंचायती करने तो हम, या दोनों पक्ष का बात सुनने तो मैं नहीं जाऊँगा कभी भी। जो होगा कड़ी कार्रवाई होगी, अगर सब लोग सहमत होंगे तो उसको फिर से। लेकिन यहाँ सामाजिक स्तर से लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता है, वो फिर से चालू हो रहा है। समाज के लोग दोषी नहीं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पे यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर किसके साथ वो चालू कर रहा है। जब भैया आप कॉलेज लाइफ में थे तब ऐसा कभी हुआ क्या, मतलब आज घूमने का मन कर रहा है तो क्लास बंक करके चल गए दोस्तों के साथ घूमने? हाँ, ऐसा होता था। अब देखिए, कॉलेज में सर्किल में रहना पड़ता है। अच्छा, उस समय जो राजू थे उस समय, वर्तमान और उस समय का कहानी कुछ सुनाइए ना, कॉलेज लाइफ का। ये कॉलेज लाइफ अगर आप हॉस्टल में गुजारते हैं जी। तो आए दिन अगर लोग से पूछेगा तो कहेगा बहुत रैगिंग होता था। रैगिंग पीरियड भी बहुत मतलब बहुत क्या कहें, संघर्ष भरा रहता है। रैगिंग में हमको तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ रैगिंग में मजा आया? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, ये तो है, रैगिंग आपको अगर रैगिंग करता है तो वो आपकी धैर्य शक्ति जो है ना, उसका मतलब इंक्रीज होता है। धैर्य एक अवसर देता है। हाँ, आप कितना सह सकते हैं, सहनशीलता। हाँ, ये सहनशीलता जो हमारे अंदर है वो रैगिंग की वजह से है। तो रैगिंग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लाइफ में। इसलिए लग रहा है आप बहुत मतलब विनम्र हैं एकदम, पेशेंस। हाँ, पेशेंस तो हम वहीं से सीखे हैं। इतना रैगिंग हुआ जो बता नहीं सकते, लेकिन मज़ा भी बहुत है। हमारे कुछ दर्शक का कमेंट भी था, क्या मतलब राजू जी इतना विनम्र कैसे हैं? लग रहा है ये सवाल जवाब लग रहा है इसका मिल गया, रैगिंग से। हाँ, रैगिंग बहुत होती है, आपको गुस्सा आएगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपको सीनियर आएगा, देखिए एक इंसिडेंट बताता हूँ। नया नया कॉलेज गए थे, हमने हॉस्टल ज्वाइन किया, हॉस्टल में थे 1 महीना तक। हॉस्टल में ही मतलब समझिए टाइम टेबल फिक्स, इतना से इतना बजे पढ़ना है जो बच्चे का होता और है। आपको इतना से इतना बजे तक नहा लेना है, नहा के नाश्ता करने चला जाना है। हॉस्टल में सबसे पहले खाना खाने या नाश्ता करने जो सबसे जूनियर है वही जाएगा। फर्स्ट ईयर अगर नाश्ता करेगा तो सेकेंड ईयर उसको नाश्ता करवाएगा। फर्स्ट ईयर वापस जब रूम में आएगा तो सेकेंड ईयर नाश्ता करेगा, थर्ड ईयर करवाएगा, और सबसे लास्ट में 4th ईयर के लोग खाना खाते थे। सबसे लास्ट में तो बहुत चीज़ सीखने को मिला। जब 1 महीना बाद
क्रिकेट क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत क्रिकेट खेलता भी क्रिकेट हूँ। भी खेलते हैं? हाँ, तो कॉलेज में जो है एक बार क्या हुआ कि कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं। सीनियर लोग आया, बुला के ले गया कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने गए तो एक दो गेंद खेले, उसके बाद दो गेंद पे दो छक्का लगा दिए थे। स्टेट में बड़ा लंबा छक्का लगा दिए। तो उसके बाद जब शाम में वो सीनियर आए, दो थप्पड़ लगाए कि तुम मेरे बॉल पे छक्का क्यों मारा? कहे, सर पहले बता देते नहीं मारना था, खेलने भी गए। खेल रहे हैं। हाँ, तो मतलब बिना कारण बस आपको पिटाई लग जाएगी, और आप जानते हैं मेरा कोई गलती नहीं है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मतलब मारने का एक होना चाहिए, हाँ। रैगिंग, उसी को रैगिंग होगी। पिटाई भी होगा लेकिन आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो धीरे धीरे ये सब आदत होते होते आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा कि चलो धैर्य से काम लेना है। तो वहीं से पेशेंस हुआ था, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। एक और कहानी हमको एक याद है कुछ आपका, आप जब एक ट्रेन से सफर कर रही थे, उस समय एक बहुत रोमांचक घटना आपके साथ घटा था। हम चाह रहे हैं एक बार जनता के साथ आप शेयर करें। देखिए, कॉलेज लाइफ में थे तो कभी जाने का तो प्लान फिक्स रहता था कि कब जाना है, जी। लेकिन आने का कुछ नहीं था। आज रात अगर सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया तो वहां से पास में था उज्जैन, महाकाल नगरी, या तो उज्जैन उसी रात में चले जाते, या जो नहीं गया उसी रात घर भागते थे। टिकट कॉलेज लाइफ में रहे, ऐसा होता है। हाँ, टिकट रहे या नहीं रहे, सीधा घूमने का अवसर लेकिन मिलता है हाँ कॉलेज में। मिलता है। तो सीधा आपको चले आना है। मेरा हम उसमें लगता है, हाँ, कॉलेज हॉस्टल से निकल के आ गए थे बाहर, करीब 2.5 साल हो गया था। तो बाहर आए तो ट्रेन में हम लोग सफ़र, दो साथी थे, कहे चलो तो चलो। वहाँ से ट्रेन पकड़ना था आपको। उस समय मुगल सराय नाम था, अभी दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय। तो हम ट्रेन में किसी तरह, गुड्स गार्ड जिसमें बैठते हैं, जी। उसी में किसी तरह हम लोग पीछे बैठे रिक्वेस्ट करके। अब जब उसमें बैठे तो 4 बजे, 10 बजे हम लोग बैठे थे, 4 बजे के आसपास वो आने वाली थी स्टेशन। तो हम लोग कहें कि पहले तैयारी हो जाते, उतर जाएंगे, अब कहाँ बाथरूम जाएंगे, कहाँ क्या जाएंगे। हम लोग गए जब शौचालय, तो शौचालय में हम पहले गए। तो हम गए तो देखे अल्लाह ये अंग्रेजी टॉयलेट है, कमोड वाला सिस्टम था। हम बाहर आ गए, कहे भाई, दिक्कत हुआ होगा। हाँ, हम कहे भाई तुम ही जाओ पहले। तो पहले मेरे एक साथी थे, उनको मैं भेज दिया। बेचारा आधा घंटा बाद निकला, कहे कैसे किए कैसे आपने? तो वो बेचारा उस पर चढ़ के बैठ गया था, मतलब कमोडे कमोड के ऊपर चढ़ के बैठ गया था। और जब ट्रेन चलती थी ना, हिला, वो बेचारा गिर गया नीचे। उसको वो बहुत तेज चोट लगी थी, तो हमको बताया। फिर भी हम गए तो अब किसी से पूछ नहीं सकते कि इसमें बाथरूम कैसे जाना है, बैठा कैसे जा। कैसे बैठा जाता है, अच्छा नहीं लग रहा था। हम भी ऊपर चढ़ के ही बैठे, टॉयलेट करके निकले। तो ये किस्सा, कभी उस दोस्त से बात होती तो बड़ा हंसी आता। तो ऐसी यादगार पल घटनाएं, है। हाँ, ये सब घटनाएं होती रहती है। ऐसा लगता है कभी, मतलब चोट आने से भी एक सीख मिलती है। हाँ, देखिए, घटनाएं जो होती है जीवन में, घटनाएं होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़िएगा, सीखिएगा। ठोकर जो होती है वो आपको रोकने के लिए नहीं लगती, आप कितना लंबा जंप कर सकते हैं उसके लिए लगती है। क्या राजनीति में सबसे बड़ा डिसिप्लिन होना जरूरी है? सबसे बड़ा। बिल्कुल, आप किसी भी क्षेत्र में होइए, डिसिप्लिन, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में होइए या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में होइए, या आप मीडिया बंधु हैं, मीडिया क्षेत्र में हैं, तो यहाँ भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। लाइफ में आप तभी आगे बढ़िएगा जब आपका एक दिनचर्या हो, आप एक टाइम टेबल को फॉलो करें। नहीं तो जो काम 4 बजे होने वाला वो 6 बजे होगा। डिसिप्लिन होना लाइफ में हर बहुत क्षेत्र जरूरी में है। maintain हर होना। क्षेत्र में डिसिप्लिन होना जरूरी है। अभी के समय में स्मार्टफोन, सेल फोन, जो क्या लग रहा है छात्र को पद भ्रमित कर रही है? देखिए, आपको उसका सही उपयोग। टेक्नोलॉजी तो सुविधा के लिए बनाया गया अभी है। तो एआई भी आ गया है। देखिए, एआई हो या स्मार्टफोन हो, आगे चल के और भी कुछ टेक्नोलॉजी आएगी। ये आपको जीवन कैसे आसान होगा, इसके लिए वैज्ञानिक ने बनाया है इस सारी चीज़ों को, लेकिन लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं।
तभी तब आप गलत रास्ते पे जाते हैं। आपको अगर कोई चीज़ नॉलेज चाहिए तो आप फटाक से गूगल कर लीजिए या एआई है उससे पूछ लीजिए। बहुत बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, लेकिन आप इसका मिसयूज़ में इसका यूज़ करने लगिएगा तो दिक्कत है। अभी आप एक एज एग्जांपल लीजिए कि वैज्ञानिक ने क्या सोच के परमाणु बम बनाया था। बिल्कुल। अब सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था। जी। अब क्या हो गया, पूरा देश बना लिया। आपको जापान पे एक गिर युद्ध गया, का माहौल अब बन गया। आपको जापान पे गिरा दिया गया, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिर गया तो उसका विध्वंस लोग देखा। अब सभी देश विनाशकारी अपना अपना परमाणु हथियार बना रहे हैं। अभी देखिए आप, ईरान बना रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, जी, प्रयास कर रहा है। कर रहा है। हाँ, प्रयास कर रहा है कि ईरान हम अपना परमाणु संपन्न देश बने। अब इजराइल को उनसे खतरा है कि ये परमाणु मिसाइल बना लेगा तो हम ही पे हमला कर देगा। तो वो आपस में वो देश लड़ गए। टेक्नोलॉजी का फायदा भी, मेरिट भी है और डिमेरिट भी है, दोनों चीज़ है। आपको ये देखना है कि आप उसको किस सेंस में ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसका यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। इसे विश्व स्तर पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन क्या है, सही है? जैसे हमारा अभी 2-3 देश, हमारा भारत 2-3 देशों से दुश्मन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश भी हो ही गया है मानिए, नेपाल भी है, वहाँ कुछ कुछ बैन होता है, चाइना भी है ही बॉर्डर में। क्या लग रहा है, मोदी जी का विदेश नीति मजबूत है? अब देखिए, क्या भी ट्रम्प कुछ ऐसा भी हुआ था ईरान, अमेरिका और इसराइल के युद्ध में, मतलब यूएसए का भी बहुत दबाव था भारत पर। इसको आप देखिए, जाहिर सी बात है कि आप जैसे जैसे पावरफुल बनिएगा आपका शत्रु बढ़ते जाएगा। ये तो है। भारत धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है, तो पावरफुल हो रहा है तो आसपास के देशों को खटक रहा है। तो अब जैसे आपको चीन हो गया, भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान में हर हमेशा ठना हुआ रहता है, तो कुछ होता है तो चीन उधर से पाकिस्तान को पुश कर देता है। वो तो भिखमंगे है वो। हाँ, तो वो लोग जो है भारत पे अभी अभी देखिए ट्रम्प टैरिफ बढ़ा दिया था। टैरिफ का बहुत बड़ा खेल हुआ था। चीन पे अभी टैरिफ बढ़ गया था। टैरिफ जैसे ही बढ़ा तो वहाँ का, चीन में है क्या, आपको कार्य करने वाले जो मजदूर हैं वो बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं। चीन में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भारत में, ये सब जगह आसानी से लोग मिल जाते काम करने वाले। तो आईफोन वगैरह का जो सिस्टम था सब इंडिया आने वाला था, तो चीन को इससे बहुत भारी नुकसान होता। तो पहलगाम अटैक करवा दिया। वो पहलगाम अटैक चीन के उकसावे पे हुआ है भारत में। पहलगाम अटैक, हाँ हाँ, आप कई सारे शोध को देखिएगा। पहलगाम भी हुआ था, पहलगाम अटैक, ये सब उकसावे पे हुआ था। पुलवामा, हाँ, ये सब नहीं, पुलवामा अलग चीज़ है, ये हम पहलगाम का बात कर रहे इधर हाल फिलहाल में जो हुआ था। लेकिन जब केंद्र सरकार में, केंद्र खुद सत्ता में है, केंद्र सरकार, फिर अब बॉर्डर क्यों इतना मतलब कमजोर है? इस पर भी तो प्रश्न चिन्ह है। नहीं, अभी तो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी है अभी तो बहुत सही स्थिति में है। पहले तो और भी गड़बड़ था। बंगाल में जैसे चुनाव हाल फिलहाल हुआ है, अब कुछ स्थिति स्टेबल में आई है। इससे पहले तो बहुत, अब पहले देखिए बंगाल का जो स्थिति था, बंगाल में पहले ओपन बॉर्डर था, बांग्लादेश और इधर बंगाल का बॉर्डर खुला था। जितना मन हुआ लोग आ गया चला गया। तो अभी जो नई सरकार बनी है तो उन्होंने वहाँ फेंसिंग लगाने का प्रस्ताव पास किया है। ताज्जुब की बात है कि बंगाल में जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जैसे आयुष्मान भारत भी वहाँ लागू नहीं था, जो गरीब के लिए बहुत जरूरी है, वो सब भी योजनाएं नहीं लागू थी। तो बहुत सारी सरकार होती है, अपनी अपनी नीति होती है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या एक बाढ़ की है, जो कि सरकार इस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, लेकिन फिर भी अभी तक नियंत्रण से बाहर है। देखिए, हम लोग का कोसी का जो क्षेत्र हो गया जी, उधर तो बाढ़ हर साल आती है और यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। हम तो बोलेंगे इच्छा शक्ति प्रॉपर, अगर देश देखिए 2-3 लोग चलाते हैं, 2-3 लोग क्या, आईएएस और आईएएस चलाते हैं, ये 2 लोग देश चलाते हैं। प्रॉपर अगर प्लानिंग करके देंगे कि इस क्षेत्र में काम किया जाए
तो बाढ़ रुक सकती है। वो प्लानिंग सही से दे नहीं रहे। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग हो जाए तो एकदम बाढ़ रुक जाएगी। आपको शायद नार्वे, हमको जितना याद है, नार्वे समुद्र तट पे बसा हुआ है शायद। नॉर्वे, अगर हाँ, जी हो हाँ। सकता है, अगर कहीं गलती हो तो उसको सही कर लीजिएगा। नार्वे समुद्र तट के किनारे बसा हुआ, इतना ज़्यादा वहाँ। जापान भी है, सुनामी आता है, वो सुनामी का शहर कहा जाता तो है वो जापान। शहर क्या किया, समुद्र के पानी को रोक लिया। जी हाँ। स्टील का ये आरसीसी का वाल मोड़ बनाया। दिया था वो पानी में। आरसीसी का वाल बनाया। आरसीसी वाल के बाद आपको वृक्षारोपण, बहुत कई किलोमीटर तक वृक्षारोपण कर दिया। पानी इधर आता ही नहीं। तो एक इच्छा शक्ति की कमी है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो बाढ़ भी रुक जाएगा। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बाढ़ के नाम पे, बाढ़ बाढ़ मरम्मती के नाम पे, या बाढ़ में कोई राहत सामग्री देनी है, इसके नाम पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है। सबसे ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा खर्च होता हाँ हाँ, आपको डेवलपमेंट में आपको मैक्सिमम हिस्सा उधर ही खर्च होता है। है, फिर भी लेकिन नियंत्रण में नहीं। नियंत्रण में नहीं है। और पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। बहुत सारे हैं ऐसे अदर स्टेट जाके काम करते हैं, और कई बिहार के वासियों को गाली भी सुनने को मिलता है। इस पे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, बिहार से पलायन दो चीज़ के लिए होता है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ। आपको रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, और दूसरी बात शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए। और तीसरी जो लोग जाते हैं, वो जाते हैं आपको अच्छा इलाज के लिए। लेकिन मेन रूप से इलाज के लिए तो लोग कभी कभी जाते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको शिक्षा और रोजगार, इस दो चीज़ पे अगर सरकार सही से काम करे तो ये पलायन स्वतः रुक जाएगी। अब देखिए, पलायन रुकती है, कोई किसान खेती किया या कोई नौकरी ही कर रहा, अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजता है, तब 2000 का महीना हो या 5000 का महीना हो, यहाँ से अपने बच्चे को भेजते हैं, और वो 5000 का महीना वहाँ ख़त्म कर लेते हैं। बिहार का पैसा आपको कोटा गया, कोटा या गया, दिल्ली यूपी गया, गया, दिल्ली गया। यूपी गया, दिल्ली गया, इस सभी जगह मतलब बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। अगर आप रोजगार पे ध्यान दीजिएगा, शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा, तो बिहार का जो पैसा है वो बिहार में ही रहेगा, और बिहार डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा? यहाँ तो मतलब कट्टा उट्टा चल रहा है, आए दिन पुलिस को भी मार दे रहा है आदमी, पुलिस को मारता है। अपराधी का माहौल बहुत नहीं, बिहार में बहुत पनप गया है। ये इसी कारण कई फैक्ट्री वाले यहाँ लगाने नहीं आते हैं। ये पुराना दौर था, जब ये अपराधी लोग का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था। जब से नीतीश कुमार जी आए या नई सरकार आई, तो इस पे बहुत पहल हुई, लेकिन एक छवि जो दिमाग में बैठ जाती है लोग के दिमाग में कि यार ये निगेटिव जगह है, यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये छवि निकलने में समय लगेगा। लेकिन बिहार की छवि बहुत सुधरी है, और हमको लगता है सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारी फैक्ट्री लगेगी बिहार में। आपको हम बहुत कुशमोहत साइड में, बेगूसराय में जी। बहुत बड़ा भूमि फैक्ट्री के नाम पे लगता है हजारों एकड़ में ज़मीन लिया गया है। आपको बहुत बड़ा पार्क, इधर इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा बेगूसराय साइड में। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और पॉजिटिव काम कर रही है। एक और प्रश्न था, नीतीश कुमार का विजन एक बहुत मजबूत था, लेकिन धरातल पर वो मजबूती से कारगर नहीं हो पाया है। शराबबंदी, शराबबंदी जब से बंद हुआ है शराब, उसके बाद सूखा नशा ज़्यादा हावी हो गया है। पटना ऐसे राजधानी में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम, ये सब सुई ले रहे हैं। क्या लग रहा है, ये सूखा नशा बिहार को हद तक कमज़ोर किया है? देखिए, जैसे आप जो नशा का जो लोग आदी है, ठीक है, आपको पता है हमारे बखरी में भी है। बखरी में कई पॉइंट अभी सोशल मीडिया पे देखे हैं आपको, स्टेशन परिसर में आपको। आए दिनों भैया वो सुलेशन शायद, हाँ हाँ, उसको डाल के छोटे छोटे बच्चे, आज से 10 साल के बच्चे पी रहे हैं उसको। ये देखिए, सूखा नशा का प्रचलन सबसे पहले पंजाब में हुआ। जी। पंजाब से ही ये धीरे धीरे करके पंजाब तो बिहार। मास्टर है ये सब चीज़। हाँ हाँ, उड़ता पंजाब, इस पे बहुत तगड़ी फिल्म भी फिल्म बनी भी थी। बनी। लेकिन आपको अगर जो लोग नशा का आदी है,
ठीक है, जिसको एकदम एडिक्टेड ही बोल सकते हैं, जिसका छूटेगा नहीं। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा मार्ग लोग खोजता है। दारू बंद हुआ तो उसका वैकल्पिक मार्ग खोज के लोग पी रहा है। क्या लग रहा है, दारू बेहतर रहता है सूखा नशा से? अब भाई, अब एक कैंसर है और एक दूसरी बीमारी है, दोनों बीमारी ही है ना। आप कैसे कहिएगा कि आपको आपको कैंसर होता तब अच्छा रहता या टीबी हो जाता तो अच्छा? दोनों ही अपने जगह, दोनों खराब है। नशा छोड़िए। अब नीतीश कुमार जी कितने लॉन्ग विजन के व्यक्ति थे, बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, ये आप लोग देख सकते हैं। हम तो देखे हुए क्या है, गांव गांव में सड़क बन गया। तो लेकिन उनका जो शराबबंदी था उसको अगर सख्ती से लागू कीजिएगा तो बहुत बेहतर, महिलाओं का जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ। नहीं तो पति पी के जाता था, पीटता था, ये बहुत इस तरह की समस्याएं आती थी। यही सब सोच के नीतीश कुमार जी ने दारू बंद किया। दारू भी गलत है और सूखा नशा भी गलत है। गलत तो दोनोों ही है, लेकिन सूखा नशा इतना हावी हो रहा है, उस पर मेरा प्रश्न है बस। सरकार चाहेगी, पुलिस चाहेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या इससे आपराधिक मामला भी बहुत बढ़ रहा है? दिनों कुछ दिन पहले एक लड़की मतलब गांधी मैदान के पास ये टेम्पू पे चढ़ती है, वो टेम्पू वाला कुछ पैसा गिराता है, उसकी सहेली झुकती है पैसा उठाने के लिए, टेम्पू लेके वो फरार हो जाता है। उस लड़की के अंदर इतना हिम्मत था कि वो टेम्पू से कूद गई, उसमें वो बच गई। वो आए दिनों ऐसा ऐसा खबर होता है, कभी इसको मार दिया, कभी ये हो गया। देखिए चेन स्नेचिंग का ये सब। देखिए अपराध तो देखिए, ये जो शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं वो अगर चाहे तो सब चीज़ रोक सकता है। यूपी का भी कितना भयावह स्थिति थी, एक से एक गैंगस्टर थे, लेकिन योगी जी ने चाहा तो वो सभी गैंगस्टर को या तो इनकाउंटर कर दिया, नहीं तो जेल में डाल दिया। वही हाल बिहार का कुछ दिन पहले था। तो नीतीश कुमार जी का तरीका दूसरा था कि उसका बेल कैंसिल करके जेल भेज दो। तो बहुत हद तक कंट्रोल हुआ क्राइम। और जो एडिक्टेड है, जो बेरोजगार है, जो मतलब धंधा ही बना लिया कि चेन स्नेचिंग करके ही हम अपना रोजी रोटी चलाएंगे, तो इस पे सरकार चाहेगी तो सब कुछ संभव है। पुलिस चाहेगी तो सभी चीजें रुक सकती है। मतलब चाहेगी रोक सकती है? एकदम एकदम, पुलिस चाहे तो हर चीज रुक सकता है। अब पर्सनल दुश्मनी है वो तो नहीं रुक जाएगा, हाँ वो तो खैर, वो तो चलेगा, लेकिन जो हैबिचुएट लोग हैं, पहले देखिए जैसे बिहार में नरसंहार हो जाता था, अभी देखिए तो नरसंहार होता है ना। वो एक उस मानसिकता के लोग थे, जाते हैं मार दिए, 10 को 20 को मार दिए, कुछ नहीं होता था। वो स्थिति अब बदल चुकी है, वो स्थिति नहीं है। अब छोटा मोटा क्राइम होता है तो वो हर जगह होता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रही है? हाँ बिल्कुल। जब भी आप बुजुर्ग से दूर होइएगा, जो आपके टोला मोहल्ला या घर के बड़े बुजुर्ग हैं उससे दूर होइएगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी संस्कृति से दूर होइएगा। काहे कि बुजुर्ग लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, तो अपने आप संस्कृति से दूर नहीं जाइएगा। कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। आजकल के बच्चे लोग तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। सबसे बड़ा कारण है हाँ, मोबाइल। हाँ, मोबाइल से तो खैर आँख की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हाँ, है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, धर्म ज़्यादा जोड़ता है लोगों को या राजनीति उसे बांट देती है? अब देखिए, जैसे हम लोग हिंदू धर्म से आते जी। हैं, तो हिंदू धर्म में धर्म की सबसे अच्छी बात है, जब आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़िएगा तो वासुदेव कुटुंबकम कहा गया हिंदू धर्म में, कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, हम परिवार है। सबको लेके चलते हैं, सब शांति में रहे, हम भी शांति में रहेंगे। तो धर्म होती जोड़ती भी है। और कुछ कुछ जो होती है, कुछ कुछ पार्टियां जिनकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, तो वो विचारधारा को लेके चलती है। तो इस पे विशेष कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, हिंदू धर्म का कौन सा ऐसा बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? ये देखिए, हिंदू धर्म में आप कहीं भी जाइए, जब कहीं भी घर से बाहर जाते तो बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। जी बिल्कुल। और हिंदू धर्म में बहुत ऐसी बातें हैं
जो हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, हर त्योहार की, हर फेस्टिवल की कुछ ना कुछ अपनी अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ये है कि सबको साथ लेके चलने का जो है वासुदेव कुटुंबकम, इस पे हम लोग जो काम करते हैं ये सबसे बेहतर है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत आत्मनिर्भर देश है या सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है? नहीं, देखिए, आत्मनिर्भर अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी जो माना जाता है अमेरिका, रूस वो तो खुद को मान रहा है वो। मान रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको इसी को लोग मानता है। तो अमेरिका का मान लीजिए आत्मनिर्भर है, वो ढेर सारा गोला बारूद, फाइटर जेट, F-35 बना लिया तो क्या क्या बना लेता है, बनाता खुद है, लेकिन उसको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए ना। तो वो आत्मनिर्भर है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। हम लड़ाकू विमान बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ? बिल्कुल। तो आपको जो है सभी देश आपस में कनेक्ट है। अभी देखिए, जैसे अभी हम लोग एशिया में हैं, अभी खाड़ी में युद्ध हुआ, आपको ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, ठीक है। दोनों में जब युद्ध हुआ तो हार्मोज को रोक दिया गया, वहाँ से हमारे यहाँ ईंधन सप्लाई नहीं हो रही थी, गैस सिलेंडर नहीं, एलपीजी नहीं आ रहा था, तेल का दाम आपको 12-13 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल का कितना बढ़ गया, तो 100 रुपया बढ़ा, ठन और आपको गैस सिलेंडर का किल्लत है। तो अब लड़ रहा है ईरान और इजराइल, लेकिन उसका फर्क भारत पे हो रहा है, बांग्लादेश पे हो रहा है, पाकिस्तान पे हो रहा है। सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, वो हथियार दूसरे पे निर्भर है। हाँ, हथियार बेचने के लिए दूसरे पर डिपेंड है। भारत है, बहुत सारा हम लोग सामान बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत में हम लोग बहुत सारा सामान बना रहे हैं, लेकिन हमको जो ईंधन 20% हमको आपको ईरान से आता है, ईंधन पे हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं। तो आप यही मान के नहीं चलिए, आप ये सच्चाई है कि सभी देश एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी के बिना किसी का काम कुछ दिन नहीं चल सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे गांव घर में जब शादी ब्याह होता है तो एक दूसरे से ये मांग लिए वो मांग लिए, सही देश स्तर पे होता है। बिल्कुल वही क्या है, सामंजस्य बना के रखना चाहिए। हाँ, आप क्या है, समाज क्या है, समाज एक छोटा सा स्तर है, परिवार, और उसी तरह देश एक बड़े स्तर पे है। तो इन सभी चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ता है। सर, एक और सवाल, बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है, यूथ या पॉलिटिक्स? देखिए, दोनों चीज़ के अलग अलग मायने हैं, ठीक है। यूथ, आप जानते हैं कि यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, कोई भी काम में अगर लग गए तो उसको क्लियर कर देना, क्लियर ही कर देना। हाँ। और बिहारी के तरह होता है। हाँ, बिहारी के दिमाग में कोई भी ऐसा बिहारी ना जो पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करेगा। तो आप खाली कहा जाता है बिहार में, आप सुनसान जगह पे भी माइक लेकर खड़ा हो जाइए, 100 आदमी तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ, सही बात है। आप छोटा स्तर पे जाइए, चाय दुकान पे, आप वहाँ सुबह में 1 घंटा बैठ जाइए, आपको एक से एक पॉलिटिक्स का बात सुनने को मिलेगा, ठीक है। सब विचार व्यक्त करना चाहता है, सब अपना अपना विचार व्यक्त करना चाहता है, और यूथ और पॉलिटिक्स दोनों जरूरी है बिहार के लिए। एक और है, बिहार की राजनीति विकास पे चल रही है या जाति पर? देखिए, जातिवाद तो होता है, लेकिन क्या कहा जाए, बड़े पैमाने पे तो हम नहीं मानेंगे। अब हम इसलिए नहीं मानेंगे कि अभी हम नगर परिषद का ही बात लेते हैं। एक प्रशासनिक इकाई है नगर परिषद बखरी, और हम कुशवाहा समुदाय से आते हैं। कुशवाहा समुदाय के 600 से 700 या 800 लोग होंगे नगर निकाय में, बखरी में। लेकिन हम डेवलपमेंट पे कार्य करते हैं, विकास पे काम करते हैं, लोगों का समस्या आता है हम उसको सॉल्व करते हैं, तो सभी जाति धर्म के लोग हमको वोट करते हैं। तो ये नहीं कहा जाए कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है। अगर आपका मोटो क्लियर है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो जाति वाति कोई फैक्टर नहीं होता है। लोग को बस आप पे भरोसा होना चाहिए, लोग का आप काम ईमानदारी और एकदम शुद्धता से कीजिए, तो लोग, आप किसी भी कास्ट में, लोग आपको वोट करेंगे।
क्या लग रहा है बिहार में स्किल बेस एजुकेशन होना चाहिए? जैसे अभी आजकल के युवा पीढ़ी है ना, सिर्फ ऐसे भाग रहे हैं, एक ही फील्ड में भाग रहे हैं। स्किल बेस जैसे कोई क्रिकेट में है, उस क्रिकेट में ही जा रहा है, इस प्रकार का। देखिए, एजुकेशन बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? एजुकेशन पे तो बहुत काम किया गया है इधर, लेकिन आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब अभी आप बिहार में आप घूमिए तो बड़ा हल्ला रहता है, बहुत भारी बेरोजगारी है, बहुत भारी बेरोजगारी है। बीए कर लिए हैं, पीजी कर लिए हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिला है। तो देखिए, ये हो समस्या है क्या यहाँ? आप पीजी कर लिए हैं, लेकिन आपके पास स्किल क्या है? आपको नॉलेज है, स्किल हाँ, है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है? आप अगर पीजी कर लिए हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपको सब चीज़ आता है। आपको किसी ना किसी प्रोफेशन में ध्यान देना पड़ेगा। किताबी ज्ञान से हटकर। हाँ, किताबी ज्ञान क्या है? आप अभी देखिए, आपको जितना प्लम्बर लोग मिलेगा, मैक्सिमम लोग अनपढ़। अनपढ़ मिलेगा, जी हाँ। लेकिन उसके पास स्किल है। स्किल है। लेकिन वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। आपको अगर कहीं घर बन रहा है तो आपको राजमिस्त्री मिले, अनपढ़ ही मिलेगा, लेकिन उसके पास वो टैलेंट है। आप अगर घर में कोई चीज़ ठीक करवाने जाते हैं तो आप प्लम्बर को फ़ोन कीजिए या बिजली मिस्त्री को फ़ोन कीजिए, तो कहेगा भैया आज नहीं, कल एवं परसों एवं। स्किल आपको बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो ज़रूरी है, साथ ही साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चली है, जैसे कौशल विकास योजना चली थी, उसमें बहुत सारे चीज़ को सिखाया जाता है। सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन अपना अपना भी कुछ दायित्व बनता है कि हमको किसी न किसी फील्ड में, एक क्षेत्र में हमको विशेषज्ञ बनना है। एक और है, जैसे बिहार में आप सस्ती शिक्षा, जो सस्ती शिक्षा किए हैं, आप किसी एक व्यक्ति या व्यक्तिगत इंसान को जानते हैं? अभी तो देखिए, जैसे बिहार में तो आपको 12 तक तो शिक्षा फ्री ही है। जी। बहुत सारी वैकेंसी निकाली है सरकार, बिहार सरकार, TR1 से लेके TR4। हम सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो अभी तो जो चर्चा में एक खान सर का नाम आता था कि गूगल इतना बड़ा ऑफर किया था, अरबों में, करोड़ों में, 107 करोड़ का ऑफर हाँ, दिया था उनको, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो उन्हीं का सुने हैं कि वो बहुत सस्ते रेट पे, सस्ते पैसा लेके वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कहीं आपका एक बार हम सुने थे, खान सर आपके भी फेवरेट है? नहीं, उनका देखिए, होता क्या है, वो उनका समझाने का तरीका बहुत यूनिक है। वो ऐसे समझाते हैं जो तुरंत संतुष्ट कर देते हैं बच्चे हाँ, को, तुरंत समझ में आ जाता है। कितना भी क्रिटिकल रहे एकदम। हाँ, समझाने का तरीका उनका बेहतरीन है। ये हम नहीं, ये बहुत सारे लोग मानते हैं, और वो जो समझाते हैं वो दिमाग में तुरंत फिट हो जाता है। एक और है, क्या बिहार में डाइजेस्टर मैनेजमेंट मजबूत है? देखिए, बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो बाढ़ की ही होती है। ठीक है, हर हर वर्ष सरकार, अब जैसे नगर का है, मानसून पूर्व साफ सफाई, इसी तरह बाढ़ से पूर्व तटबंध की मरम्मती, तटबंध की मतलब वहाँ क्या करेगा, बोरा में मिट्टी भर के, बालू भर के, या बोल्डर गिराएगा, जहाँ जहाँ तटबंध कमजोर है वहाँ उसको मुरम्मत करने का प्रयास करता है, लेकिन इसका कोई असर कहीं दिखता नहीं है। हमको लगता है कि ये कमजोर है बिहार का कमजोर है। बिल्कुल। अब हम आते हैं लोकल मुद्दे पे। क्या हमारे कुछ दर्शकों का भी कमेंट है, क्या बखरी नगर परिषद, उसमें जो तमाम कमियां हैं, उनका इच्छा है कि हम अपनी बात को पहुंचाए और राजू सर से एक सवाल पूछा जाए। तो भैया, बखरी नगर परिषद में कुल कितनी आबादी है अभी वर्तमान समय में? आपको मोटा मोटी जोड़ा जाए तो 60-62 हज़ार के आसपास आबादी है। कुल वोटर है? अब वोटर उसमें परसेंटेज निकाल लीजिए। पिछला बार तो वोट गिरा था, हम लोग का जो 22 में चुनाव हुआ था लास्ट में, उसमें 24,000 के आसपास वोट गिरी थी। और इसका मतलब क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? क्षेत्र आपको चौहद्दी लीजिएगा तो इधर
चौहद्दी बाई इधर ले लीजिए आप, डरहा पुल से पहले जो गौशाला के पास गेट है, जी हाँ, एक ये गेट हो है। गया। एक बहादुरपुर से पहले गेट लगा ठीक। हुआ है, वो हो गया। इधर चैती मेला जो सलौना का है, ये सलौना की तरफ वो गेट हो गया। इधर रामपुर की क्या तरफ नदेल, विक्रम नदेल इसी में आता है? नहीं नहीं, विक्रम नदेल नगर से बाहर आता है। नगर से बाहर आता है, लेकिन हाँ। फिर भी आपने उतना कुछ किया। जरूरी है, अरे भैया आपके अंदर अगर मानवता है, चाहे आपका क्षेत्र से बाहर ही क्यों ना, वो तो मानवता के लिए हम कर रहे थे। हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी बच्ची के साथ, किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना, अगर नहीं उठाते आप मरे हुए व्यक्ति ऐसा हैं। नहीं लगा क्या, मतलब अगर हम आवाज उठा रहे हैं फिर हमारा राजनीतिक थोड़ा कमजोर वोटर के हिसाब कुछ नहीं? ये हम कभी सोचते ही नहीं हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। एक व्यक्ति नाराज हुआ 10 खुश होगा, वो पूरे समाज की परेशानी थी। कभी वोट बैंक का चिंता हम कभी नहीं करते हैं। काम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और वोट का चिंता ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे। तो भैया वही चैती दुर्गा मंदिर हाँ, और वो वही चैती दुर्गा मंदिर के पास 2 बॉर्डर रोड हो गया। जाता है उधर। वो हो गया बॉर्डर, और आपको इधर डिग्री कॉलेज के पास, रामपुर डिग्री कॉलेज, ये हमारा बॉर्डर है। यही चौहद्दी है बखरी का। हाँ। एक और बखरी नगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? आए दिनों आप देखते होंगे, एक हमारे जहन में है एक यहाँ भैया धूल की बहुत बड़ी समस्या है। ओवरलोड ट्रक अगर गुजरती है, रात हो या दिन हो, धूल की बहुत बड़ी समस्या है। धूल धूल देखिए, धूल कहाँ नहीं उड़ता है, धूल हर जगह उड़ता है। लेकिन यह है कि आपको बस स्टैंड से, बेगूसराय बस स्टैंड से आप अंबेडकर चौक की तरफ जाते थे, पहले बहुत ज़्यादा धूल उड़ता था। अभी हम लोग वहाँ चौड़ीकरण किए हैं, दोनों तरफ फेवर ब्लॉक 20-20 फीट लगा दिए, जी। सड़क लगता है देखने में तो वाकई में सुंदर लगता है। 50-60 फीट का सड़क है, तो धूल थोड़ा सा कम उड़ती है। लेकिन धूल को उड़ने से रोका नहीं जा सकता, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा पानी का छिड़काव शाम में? पानी तो चलते, आप पानी देखिए, जैसे टैंकर से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है और इतना धूप होता है, 10 मिनट में ही वो सोख लेता है। पानी तो डेली गिरती है। आपको बाजार में धूल उड़ने लगता है तो बाजार से दोस्त लोग का या व्यापारी लोग का फ़ोन आता है कि पानी का छिड़काव करवाइए, तो पानी तो आपको रेगुलर जाते ही रहते, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा में तो सूख ही जाती, फिर धूल उड़ता ही है। लेकिन आप नगर परिषद में बहुत सक्रिय रहते हैं भैया, ऐसा नगर परिषद की आम जनता भी कहती है। हमने अपने फेसबुक हैंडल पे डाला भी था, क्या आपसे इंटरव्यू से पहले क्या जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। उसमें बहुत ऐसा पॉजिटिव सवाल भी आया, सवाल क्या पूछना है, जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई ऐसे भी प्रश्न आए, हम आपसे साझा भी करेंगे। थोड़ा और प्रश्न पहले पूछ लेते उसके बाद। भैया एक और है, सड़क और नाली की समस्या सालों से खत्म क्यों नहीं होती है? ये हर साल बनते ही रहता है। देखिए होता क्या है, आपको बताते हैं। सड़क और नाला 5 साल मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। 5 साल का अवधि बीता, 6 साल, 7 साल, 8 साल हुआ तो वो टूटने लगती है। और दूसरी बड़ी समस्या ये होती है कि लोग दिन ब दिन घर बनाते जा रहे हैं। आप सेवासंत गली लीजिए, आज से 2 साल पहले क्या स्थिति था, पूरा पानी लगता था। वो भी सड़क कभी बना होगा, बहुत पानी लगता था। चुनाव के दरमियान जब हम घूमने गए तो वहाँ गली के लोग बोले कि ये काहे नहीं आप बनाए, तो हम कहें इस बार वोट दीजिए, अगला बार जीत के आएंगे तो पहला काम यही करेंगे। और हमने वो बनाया भी, और अभी देखिए कितनी अच्छी सड़क है। अब ये सड़क ऊंची हो गई तो आप इस्माइल नगर की तरफ जाइएगा तो अब उधर पानी लगती है, बहुत जी। पानी लगती है, तो वहाँ भी योजनाएं हैं जो चल रही है। अब जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, अब सड़क नीचा है, लोग घर बनाता है, 4 फीट ऊंचा बना लिया तो पानी लगता है। अब पानी लगेगा तो सड़क ऊंचा मतलब करना पानी पड़ेगा। का निकासी कहीं? अब देखिए निकासी का तो समस्या है। वैसे पहले बाजार में आपको मुख्य नाला का निकासी नहीं था जी। ठीक है। जब ये टर्म माताजी चेयरमैन बनी तो हमको लगता है 2 महीना बाद, ये आपका तीसरा टर्म है? हाँ तीसरा टर्म है। पहला टर्म संगीता राय जी थी, उसके बाद उन पे अविश्वास प्रस्ताव लगा तो 3 साल के लिए चेयरमैन बने। उसके बाद फिर सरिता साहू जी चेयरमैन बनी, फिर वो जब हटी तो 3 साल के लिए पुनः बने, 6 साल। 6 साल। और ये अभी
5 साल आपका अब कार्यकाल ये चौथा है। कार्यकाल तीसरा कार्यकाल तीसरा। ये चल रहा है। तो ये कार्यकाल पूरा हुआ तो 11 साल कुल मिला के हम सत्ता में हैं। और हमने बखरी की बहुत सारी समस्याएं जो चुनाव के दौरान हमने वादा किया था, बहुत सारे लोग बोले थे कि मुख्य बाजार में नाला बनेगा, तो हाँ बिल्कुल बनेगा। कहे ठीक है वोट देंगे लेकिन बना दीजिएगा, मुकरिएगा नहीं बात से। तो नाला आपको स्टार्ट हो चुका है। आपको नाला हमको लगता है एक तरफ तो बन गया है, एक तरफ पहले से बना हुआ है, दूसरी तरफ आज तक नहीं बनी थी। दूसरी तरफ तो बहुत कठिन थी। बहुत कठिन थी। वो योजना लाके हमने कार्य प्रारंभ करवा दिया है और सोनी मेडिकल हॉल तक बन गई है। आने वाले दिनों में वो आपको बड़ा प्रोजेक्ट है, चूंकि इसमें समय लगेगा, 2-4-5 महीने में वो भी मुख्य बाजार की भी जो नाला है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हम बात कर रहे थे जब चेयरमैन बने थे तो 2 महीना बाद नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे माता जी। उनको पत्र दिया गया था कि बखरी में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, तो यहाँ STP एक दिया जाए। तो वो प्रोजेक्ट रन कर रहा है। STP में जो पानी एक जगह जमा होगा जी, तो वो एक जगह चिन्हित हुआ है आपको सलौना वार्ड नंबर 5 बागमती नदी के पास ही। जी। सारा पानी उस साइड का स्टोर होकर वहाँ जाएगा, फिल्टर करके नदी में गिराया जाएगा। वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक इधर आपको बागमती नदी के आसपास कहीं लगेगी, चिन्हित किया जा रहा है ज़मीन को। तो वो जब प्रोजेक्ट हमारी रन कर जाएगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी। एक और भैया आपका विजन था, जैसे रेलवे लाइन है, आपने कभी चर्चा भी किया था आम जनता से, मतलब उसमें आपने 20-20 फीट का अगल बगल रोड कहा था, उसमें वो क्या? उसमें देखिए, उसमें है क्या, जो आपको बखरी में 3 ढाला, एक मुख्य बाजार का ढाला जी, उसके बाद सलौना ढाला, उसके बाद रामपुर ढाला। तो मुख्य बाजार से सलौना ढाला तक सड़क कनेक्टिविटी है और सलौना ढाला से रामपुर ढाला तक सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस संदर्भ में हम DRM समस्तीपुर के यहाँ गए थे। हम थे, साथ में अमित परमार जी थे जी। और साथ में चंदन चौरसिया जी भी थे। तो हम गए थे, तो हम मांग किए थे कि सर ढाला टू ढाला को कनेक्ट कर दिया जाए, जिसको मार्केट नहीं इन करना है। वो ढाला से निकलेगी महादेव स्थान होते हुए सीधे रामपुर की तरफ थाना के पास निकल जाएगी, बाजार पे लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, बाजार का लोड कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हमको सांसद महोदय से एक पत्र लिखवा दीजिए। वो पूछे भी थे कि कितना दिन में पत्र जाएगा, कहें सर जब सांसद महोदय आ जाएंगे हम उसके अगले डेट में भेज देंगे। तो हम लगता है 4 दिन के अंदर सांसद महोदय आए थे, मिलके उनको पत्र चला गया। गिरिराज सिंह जी फ़ोन भी किए कि ये बहुत ज़रूरी का है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। तो DRM स्तर से कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसका सर्वे होके भी चला गया है। मतलब बखरी नगर परिषद के विकास के लिए आप तत्पर रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम रहना चाहिए। जो लोग जो जन का समस्या है, जन का समस्या है वो तो सॉल्व करना हमारा काम। लेकिन फिर विपक्ष कहता है क्या, मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा? इसे एक चीज़ बताइए, विपक्ष जो है वो सब पे सवाल उठाती है, मोदी जी पे भी उठाती है, नीतीश कुमार पे भी उठाई। वहाँ का विपक्ष उतना मजबूत नहीं, लेकिन बखरी नगर परिषद का विपक्ष लगता है बहुत मजबूत है। जरूरी है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब आपके विपक्ष में एक सशक्त व्यक्ति होंगे। लोकतंत्र का सफल होना बहुत जरूरी है, इसके लिए सशक्त विपक्ष होना अनिवार्य है।